तो ये वाली समाजशास्त्र की ऑब्जेक्टिव क्लास होने वाली है आपके लिए सबसे ज्यादा जबरदस्त। इस ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में ये सारे के सारे जो आपको पॉइंट्स यहां दिख रहे हैं इनको कवर कराया गया है बहुत जबरदस्त तरीके से। समाजशास्त्र से अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अरिविहान के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस हमारे अरिविहान के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम यहां पर आज बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी 11th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें हम बात करेंगे आप सभी लोगों से सही गलत वाले जो आंसर होते हैं, इसके अलावा यानी कि जिन्हें सत्य असत्य कहा जाता है, सत्य असत्य के साथ साथ रिक्त स्थान, सही जोड़ियां, एक शब्द में उत्तर और सही विकल्प, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यहां पर थ्रू आउट पूरे के पूरे चैप्टर्स के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जिन्हें हम एमसीक्यूज कहते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिना समय गवाए, बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को करते हैं शुरू। और सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा सही विकल्पों का, क्योंकि आप जब अपना पेपर उठाते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम में जो चीज देखने को मिलती है, जो टॉपिक देखने को मिलता है, वो होता है हमारा सही विकल्पों का टॉपिक। तो चलिए यहां से हम अपने टॉपिक का यानी कि अपनी क्लास का श्री गणेश करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें यहां पर कि समाजशास्त्र के संस्थापक यानी कि जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आप सभी लोगों ने अगर समाजशास्त्र को पढ़ा है तो बच्चा बच्चा जानता है कि ऑगस्ट कॉम्ट जो है उनको हम समाजशास्त्र के पिता या जनक के तौर पर जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत छोटा ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग अपने एग्जाम में इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह आप लोगों के लिए ये रहेगी कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार देखिएगा। 2x या 1.5x की स्पीड पर देखिएगा, ताकि आप लोग बार बार इस चीज को जब देखकर जाएंगे तो सारे विकल्प और सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। और जब ये दिमाग में छप जाएंगे तो आप एग्जाम में निश्चित तौर पर जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, सही उत्तर तक पहुंचने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यही अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। यहां पर आपसे पूछा गया किस प्रकार का साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक दर्शन। तो यहां पर अगर हम बात करें समाजशास्त्र की तो यह है आपका समाज से जुड़ा हुआ विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस से जुड़ा हुआ ये आपका विषय या साइंस है। इसके बाद समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी शब्द को कहां से लिया गया है, कौन सी भाषाओं से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, लैटिन ग्रीक दोनों से, और अंग्रेजी भाषा से। तो हम जानते हैं कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी दुनिया के इतिहास में मौजूद है ज्यादातर लैटिन और ग्रीक जैसी पुरानी भाषाओं से ली गई है। तो याद रखिएगा ये जो है लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से सोशियोलॉजी शब्द को जो है लिया गया है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपन आगे और यहां पर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में समाजशास्त्र के पिता का नाम क्या है, यानी कि इस रूप में किसे जाना जाता है। तो नेम ऑफ फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, तो इस बारे में सही व्यक्ति का आंसर कौन सा होगा, एम.एन. श्रीनिवास, मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी और जी.एस. घुरिये। तो अगर आप लोग थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएंगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से एक ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है, यानी कि मैक्स वेबर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैक्स वेबर इंडियन नहीं है। तो भारत में समाजशास्त्र के पिता के तौर पर हम जी.एस. घुरिये जी को जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जी.एस. घुरिये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं द सोशल ऑर्डर नाम की पुस्तक के लेखक का क्या नाम है भाई। तो टी.बी. वॉटमोर, जॉर्ज सिमेल, किंग्सले डेविस और रॉबर्ट वारस्टीड। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट वारस्टीड जो है, इसका सही आंसर यही वाला होगा। तो रॉबर्ट वारस्टीड जो है उनको क्या कहा जाता है, द सोशल ऑर्डर नाम की पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई। अगली बात करते हैं द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नाम की बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, टॉम वॉटमोर और सी राइट मिल्स। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर यानी कि इस बुक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है सी राइट मिल्स। तो याद रखिएगा ये इसका एकदम सही आंसर होगा। मैं आप लोगों के लिए सलाह दे रहा हूं कि जब आप सोशियोलॉजी के पेपर की बात करेंगे, आप जब उसको तैयार करेंगे, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक सलाह देता हूं कि सोशियोलॉजी में जितनी भी बुक्स हैं आपको उन बुक्स को अच्छे से कंठस्थ करके यानी कि बहुत अच्छे से याद करके जाना है।
सुबह का टाइम आपका जब रहता है तो रिवीजन का होता है वो समय, उस समय में बार 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 इसका रिवीजन करके जब आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिएगा कि आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन जो बुक्स वाले आएंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से आप डील कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आप लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको चांसेस बहुत होते हैं कि सोशियोलॉजी में आपको बुक्स वगैरह पूछी जाती हैं, तो चाहे वो सी राइट मिल्स हो, चाहे जीएस गुरिये हो, चाहे एमएन श्रीनिवास हो, चाहे मैक्स वेबर हो, चाहे मैकाइबर पेज हो, इन सभी लोगों की, चाहे कार्ल मार्क्स हो, सभी की किताबें आप सभी लोगों को पढ़कर तो जरूर जरूर जाना है। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां सोशियोलॉजी में। चलिए अगली बात करते हैं, इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा है? तो अतीत का समाजशास्त्र, इतिहास को कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है जॉन हॉवर्ड। क्लियर है कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जॉन हॉवर्ड के द्वारा जो है क्या कहा गया, इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र कहा गया। अगली बात, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये सारे के सारे वर्ष जो आपको दिख रहे हैं, इन सारे वर्षों से ये बात पता चलती है कि भाई साहब यहां तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल ही इन योजनाओं में झलक रहा है। तो आपको इस बात से पता चलेगा कि साहब नरेंद्र मोदी जी के समय काल में ही इन सारी योजनाओं को लागू किया गया, या इस योजना को इन्हीं वर्षों में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा पीएम आवास योजना का वर्ष 2016। तो याद रखिएगा वर्ष 2016 में पीएम आवास योजना बनाई गई और इस योजना के तहत बहुत सारे करोड़ों की संख्या में लोगों को घर मुहैया कराए गए हैं, जो अब तक कच्चे मकानों में या किसी और ऐसे स्थानों पर अस्थायी तौर पर रह रहे थे, उन लोगों के लिए यह योजना वरदान सिद्ध हुई है। तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना, एक उज्ज्वला योजना, ये योजनाएं ऐसी हैं जिनसे गरीब जो वर्ग है या गरीब भारतीय वर्ग है वो सीधा सीधा प्रभावित हुआ है और लाभान्वित हुआ है, अगर सरल शब्दों में कहें तो। अगली बात करते हैं हम यहां पर, अगली बात यहां पर करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा भैया कि अंतः समूह की क्या विशेषताएं हैं? तो अंतः समूह, बाह्य समूह आप लोगों ने सोशियोलॉजी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो अंतः समूह की विशेषताओं में अपनत्व या हम की भावना होती है, घनिष्ठता का अभाव होता है, समूह का विस्तृत आकार होता है और अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। तो अंतः समूह की विशेषताओं में जब अपन बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष संबंध जो है इसका सही आंसर होगा। क्लियर है क्या होगा? अप्रत्यक्ष संबंध जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है अंतः समूहों की। अगली बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? कुछ लोगों के बीच में शारीरिक समीपता, इसके बाद समान व्यवसाय, हितों की समानता और निश्चित आकार। तो याद रखना जब बात आएगी सामाजिक समूह की तो इसका सही आंसर सिर्फ एक ही होगा कि भैया सामाजिक समूहों में सभी के हित एक समान होते हैं, मतलब हितों की समानता इसका राइट आंसर है। क्या होगा राइट आंसर? हितों की समानता। प्यारे बच्चों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अब तक चीजें आपको ऐसी लग रही है कि हाँ सर जल्दी 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 एग्जाम के लिए हमारी चीजें बढ़िया तरीके से रिकॉल हो रही है, तो जल्दी से लाइक वाला बटन आपको दबा देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत काम का वीडियो है, इसे मुझे अपने दोस्त तक भी भेजना चाहिए, तो गिल्ली डंडा कंचे जो आपके साथ दोस्त खेलता है उसके पास तुरंत इस वीडियो को भेज दो, या जो आपके साथ बैठकर मोटू पतलू देखता है उसको भी तुरंत ये वीडियो भेज दो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो जाए और 16 तारीख को जो आपका एग्जाम है उसमें उसका भी बहुत बढ़िया भला हो जाए आपके कारण से। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगली बात, खुला स्तरीकरण का उदाहरण क्या है? तो बंद स्तरीकरण और खुला स्तरीकरण आप लोगों ने सुना होगा। तो बंद स्तरीकरण में जाति, धर्म और वर्ग के साथ साथ लिंग भेद यहां बताया गया है। तो खुला स्तरीकरण जो है हमें कहां देखने को मिलता है? यहां मिलता है वर्ग में। क्लियर है? कहां देखने को मिलता है? वर्गों में हमें खुला स्तरीकरण देखने को मिलता है। डिटेल्ड वीडियो भी हमारा यूट्यूब पर पड़ा है, उसे आप देख सकते हैं। अगली बात, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नाम की पुस्तक अगेन फिर से ये बुक आ चुकी है और इस बुक को आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस किताब को किसने लिखा। बेस्टर मार्क ने, स्पेंसर ने, मैकाइबर पेज ने और चार्ल्स कूले ने। तो याद रखना, बच्चा बच्चा जानता है कि इस किताब को चार्ल्स कूले के द्वारा लिखा गया था, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो याद रखिएगा कि ये वाली किताब जो है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर किसने लिखी? चार्ल्स कूले ने लिखी है। इस तरीके से आप इस किताब को बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूं। ये रहा आपका कि सामाजिक संस्था इनमें से कौन सी है? परिवार है, विवाह, नातेदारी, राजनीति और अर्थव्यवस्था, धर्म तथा शिक्षा और ये सभी।
तो याद रखिएगा बच्चों, इनमें सामाजिक संस्था की अपन बात करते हैं तो ये सभी इसका आंसर होगा। मतलब धर्म हो गई, शिक्षा हो गई, राजनीति हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, परिवार, विवाह, नातेदारी, ये सारी चीजें। क्लियर है? तो इसे आप ध्यान रखें। इसके बाद वह कौन सा परिवार है जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ में रहते हैं? क्लियर है? माता पिता जो है अपने अविवाहित बच्चों के साथ में रहते हैं। तो याद रखिएगा, अविवाहित बच्चों के साथ में रहने वाला जो परिवार होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं एकाकी परिवार। क्या कहते हैं उसे हम? एकाकी परिवार के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एकाकी परिवार क्या है? ये एकाकी परिवार वही है जो आपको शहरों में देखने को मिलता है, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली के रूप में जानते हैं। मतलब जिसमें माता पिता हैं, मतलब मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं, बस। लेकिन जहां पर माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, मतलब दादा भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी हैं, ताऊ भी हैं, ताई भी हैं, चाचा के बच्चे भी हैं, चाची के बच्चे भी हैं, ताऊ के बच्चे भी हैं, और सारी फैमिली एक बड़ी सी फैमिली है। उस फैमिली को कहा जाता है संयुक्त परिवार। तो याद रखना, संयुक्त परिवार जो है वहां पर अविवाहित बच्चों के साथ माता पिता नहीं रहते, वहां विवाहित बच्चों के साथ माता पिता रहते हैं, और विवाहित बच्चों के भी बच्चों के साथ माता पिता रहते हैं। तो एकाकी परिवार का ये एग्जाम्पल है। अगली बात, सोसाइटी नाम की पुस्तक जो है ये किसने लिखी? सोसाइटी मतलब क्या? सोसाइटी मतलब समाज। तो ये किताब लिखने का काम जो है वो किया है मैकाइवर और पेज जैसे समाज शास्त्रियों ने। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और मैं यहां पर कह देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। आप सभी को जरूर 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 रटकर पढ़कर जैसे आप कर सकें इसको काम अच्छे से दिमाग में बिठा के जाना कि सोसाइटी नाम की किताब किसने लिखी? मैकाइवर और पेज के द्वारा लिखी गई। चलिए बाबूजी अगली बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? मजूमदार हैं, देसाई हैं, वेस्टरमार्क हैं और डेविस हैं। तो याद रखना, इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति हैं वेस्टरमार्क। तो याद रखिएगा, यह किताब जो है वेस्टरमार्क के द्वारा लिखी गई थी भाई। चलिए अगली बात करते हैं। किस समाजशास्त्री ने कहा था कि सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है? ध्यान से सुनिएगा, सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो है आपके मैक्स वेबर। क्लियर है? कौन है? मैक्स वेबर नाम के व्यक्ति है। इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने सत्ता को एक संस्थात्मक शक्ति का रूप कहा था। अगली बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए की गई है? आप लोगों ने संविधान का आर्टिकल नंबर मौलिक अधिकारों में सुना होगा, अनुच्छेद नंबर 21A, और आपने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जिन आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है वो है आपका आर्टिकल नंबर 45, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य का यह जिम्मेदारी है, या राज्य को जब भी उसके पास पर्याप्त संसाधन हो तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चों की शिक्षा के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान करने चाहिए। तो याद रखना कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 21A के तहत भारत में अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का मौलिक अधिकार लोगों को देता है। तो याद रखना, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाई साहब 14 वर्ष। और याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी एक लाइन भी आप लोगों ने सुना होगा। एक पेंसिल होती है, पेंसिल दीवारों पे आपने देखा होगा गांव में बनी रहती है। पेंसिल में एक बच्चा पीछे बैठा रहता है, एक बच्चा आगे बैठा रहता है, और पैर ऐसा लटकाते रहता है। बच्ची जो होती है इसकी चोटियां सी लटकती रहती है, और नीचे लिखा रहता है सब पढ़ें सब बढ़ें। आपने सुना होगा शायद। तो वो है क्या? सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाई जाती है। अगली बात, प्रिमिटिव कल्चर नाम की पुस्तक जो है ये किसने लिखी? तो भाई वेबर ने लिखी, टॉयलर ने लिखी, क्रोबर ने लिखी और दुर्खिम ने लिखी। तो इस प्रकार की पुस्तक कोई और नहीं बल्कि टॉयलर जैसे विद्वानों के द्वारा लिखी गई। तो प्रिमिटिव कल्चर भी किताब आप याद रखना, और वो किसने लिखी है? टॉयलर के द्वारा लिखी गई। अगली बात करते हैं यहां पर कि संस्कृति के कौन से आयाम है? संज्ञानात्मक पक्ष है, मानकी पक्ष है, भौतिकी पक्ष है, ये सभी है। तो जनरली हम देखते हैं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रखिएगा कि आंसर ज्यादातर यही होगा कि ये सभी। लेकिन अगर देखें तो संस्कृति के जितने भी, यानी कि कल्चर के जो भी डायमेंशंस होते हैं, उन डायमेंशंस में आपको ये तीनों डायमेंशन मिलेंगे, संज्ञानात्मक, मानकी और भौतिकी नाम का पक्ष। अगली बात करते हैं अपन, निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण है? तो प्राथमिक सामाजिकरण में अगर हम अभिकरण की बात करें तो यहां पर व्यवसायिक समूह, स्कूल, सामाजिक वर्ग और परिवार। तो परिवार से अच्छा सामाजिक प्राथमिक सामाजिकरण का कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने सुना होगा कि माता की गोदी जो है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है, या परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, यानी कि बच्चे को
हर एक चीज के बारे में, समाज में घुसने से पहले समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो कहां मिल जाती है, उसके परिवार में ही मिल जाती है। तो याद रखना कि परिवार जो है वो क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिकरण क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया है, स्व के विकास की प्रक्रिया है, यानी कि खुद के विकास की प्रक्रिया, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, और ये सभी। तो देखो, जब हम सामाजिकरण की बात करते हैं बच्चों, तो ये सीखने की भी प्रक्रिया है, खुद का विकास करने की भी प्रक्रिया है, और संस्कृति को आत्मसात यानी कि संस्कृति को धारण करने की भी प्रक्रिया है, विभिन्न प्रकार की बढ़िया बढ़िया संस्कृतियों को। तो याद रखना, सामाजिकरण में ये सारे के सारे फैक्टर आपके शामिल होंगे, सारे के सारे फैक्टर शामिल होंगे। अगली बात करते हैं यहां पर कि नवीन ज्ञान को जो प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास होता है, क्रमबद्ध प्रयास किसको? नवीन ज्ञान को, उसे क्या कहा जाता है? तो जब आप किसी भी प्रकार की नई चीज को जानने के लिए आतुर होते हैं, और उस नई चीज को जानने के लिए जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुसंधान। क्या कहते हैं उसे? हम अनुसंधान के नाम से दोस्तों जानते हैं। और वो अनुसंधान जो होता है, उसे हम सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो उस अनुसंधान को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है बच्चों रिसर्च। क्या कहा जाता है उसे? रिसर्च का नाम हम देते हैं, रिसर्च। ठीक है, तो किसी भी नए ज्ञान या नवीन ज्ञान को सीखने की जो प्रक्रिया है उसे हम रिसर्च के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, चलिए। तथ्यों का संकलन स्वयं में एक प्रक्रिया है, यानी कि जब हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, संकलन करते हैं फैक्ट्स का किसी भी काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें जनगणना करनी है, मान लीजिए हमें जन्म मृत्यु दर निकालना है, मान लीजिए हमें मृत्यु दर का आंकड़ा निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। तो इस प्रक्रिया को पूछा गया है कि ये किस तरीके की प्रक्रिया है, वैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक तरीके की तथ्यों को संकलित करना। प्रश्नावली विधि के द्वारा किस वर्ग का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है? प्रश्नावली विधि, तो आप याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि से हम शिक्षित वर्ग का अध्ययन करने का काम करते हैं। किसका? शिक्षित वर्ग का। मतलब सीधी सी बात है कि जब हमें किसी भी पढ़े लिखे वर्ग का एनालिसिस करना होता है, तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति से ही क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रश्न हम पूछेंगे उस प्रश्न का सामने वाला व्यक्ति हमें उचित उत्तर देगा। लेकिन अगर वो उत्तर नहीं दे रहा है तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसका शिक्षा का स्तर किस तरीके का है। तो प्रश्नावली विधि के द्वारा शिक्षित वर्ग का अध्ययन जो है किया जाता है। अगली बात, साक्षात्कार अनुसूची का प्रकार है। तो साक्षात्कार किस प्रकार की अनुसूची का प्रकार है? प्रश्नावली, निर्देशन, अवलोकन और संपर्क। तो याद रखिएगा, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। मतलब किसी भी व्यक्ति को प्रथम दृष्टया देखकर समझना। आप उसे कोई काम देना चाहते हैं, उस काम को देने से पहले आप उस व्यक्ति से जब पहली बार रूबरू होते हैं, यानी कि मिलते हैं, तो मिलने के दौरान आप क्या करते हैं? उसकी पूरे के पूरे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं कि ये व्यक्ति जिसकी फोटो मैंने देखी थी मोबाइल फोन पे, जिससे मैंने फोन पर बात की थी, वो सामने आके मेरे सामने किस तरीके का परफॉर्म करता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है। तो जब सामने वाला व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी का क्या करता है? पूरा अवलोकन करता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। तो साक्षात्कार किस अनुसूची का प्रकार हुआ? ये हुआ आपका अवलोकन अनुसूची का प्रकार। तो ये बात याद रखिएगा। अगली बात करते हैं हम, सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से आधार हैं? भैया जाति एवं प्रजाति है, क्षेत्र एवं समुदाय है, जात जनजाति और लिंग है, और ये सभी। तो याद रखना, सामाजिक स्तरीकरण में ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके शामिल होते हैं सामाजिक स्तरीकरण में। मतलब ऊंच नीच, ये सारी चीजें यानी कि जो लेवल लोगों के समाज में सेट होते हैं वो किन आधार पर? जाति प्रजाति पर भी होते हैं, क्षेत्र और समुदाय पर भी होते हैं कि भाई तुम बुंदेलखंड के हो, हम बघेलखंड के हैं, तुम मालवा के हो, हम निमाड़ के हैं, इस तरीके की चीजें। जनजाति और लिंग के आधार पर भी कि तुम पुरुष हो, हम महिला हैं, तो तुम्हारा लेवल ऊपर है, हमारा लेवल नीचे है। जनजातियों के स्तर पर भी कि हम भील जनजाति हैं, गोंड जनजाति है, तो हम एकदम ऊपर की जनजाति हो गए, है ना। तुम बैगा जनजाति हो, तुम भारिया जनजाति हो, तो तुम निचले लेवल की जनजाति हो गए। तो ये सारे सामाजिक स्तरीकरण स्टैंडर्ड जो है सारे में मैच होते हैं। अगली बात, भारत में आज किसे आप सामाजिक स्तरीकरण का स्पष्ट आधार कहेंगे? तो याद रखना, वर्ग विभाजन, जाति विभाजन, लिंग भेद और प्रजाति। तो अगर आज के दौर पर अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तरीकरण का स्पष्ट आधार आपको जहां देखने को मिलेगा तो वो है आपका वर्ग विभाजन। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो भी
जो डिफरेंसेस चलते हैं, जो स्तर मैनेज होता है कि भाई ये शूद्र है, निचली जाति का है ना, या ये शूद्र वर्ग का है, हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, हम ब्राह्मण के बाद हम क्षत्रिय वर्ग के हैं, तो हम ऊपर के वर्ग के हुए। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं आपको वर्ग विभाजन सामाजिक स्तरीकरण का स्पष्ट आधार के रूप में देखने को मिलता है। अगली बात, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? सहयोग नहीं है, उद्विकास नहीं है, व्यवस्थापन नहीं है और समीकरण नहीं है। तो याद रखना कि सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपका उद्विकास वाली चीजें जो हैं ये नहीं आएंगी। तो ये वाला जो है उद्विकास सामाजिक प्रक्रिया का अंग नहीं है। अगली बात करते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? प्रकृति के द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित, संस्कृति के द्वारा निर्मित और राज्य के द्वारा निर्मित। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, आपको सही उत्तर मिलेगा कि भाई साहब जो आपका सांस्कृतिक पर्यावरण होता है वो मानव के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। अगली बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का नेचर किस तरीके का होता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा की जो प्रकृति होती है वो किस तरीके की होती है। तो जल्दी से अगर हम इसके आंसर की बात करें तो संघर्षपूर्ण होती है, अव्यक्तिक होती है, आर्थिक होती है और व्यक्तिक होती है। तो जहां पर कंपटीशन की बात आएगी तो वो अव्यक्तिक प्रकार की होगी। कैसी होगी? अव्यक्तिक प्रकार की उसकी प्रकृति देखने को हमें मिलती है। अगली बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की प्रक्रिया है? सहयोगी है, चेतन है, अचेतन है और ये सभी। तो याद रखना कि प्रतिस्पर्धा जो प्रक्रिया है ये एक अचेतन प्रक्रिया है। क्लियर है? अचेतन। समझ में आ गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। इन सारे के सारे टॉपिक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी भी हमारे पास समय है। यूट्यूब पर हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें वहां पर समझाई गई हैं। अगली बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से स्रोत हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं? पर्यावरण और तकनीक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और ये सभी। तो सामाजिक परिवर्तन लाने के जो स्रोत हैं वो सारे के सारे ये हैं जो आपको ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं। अगली बात, सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषता है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है और ये सभी। तो सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताओं में अगर हम देखें तो ये सारी की सारी विशेषताएं आपको सामाजिक प्रक्रिया में देखने को मिल जाती हैं। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। धर्म, कला, ज्ञान और भौतिकता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? धर्म, कला, ज्ञान और भौतिकता में होने वाले परिवर्तन को किस नाम से हम जानते हैं? तो आपको यहां देखो अलग अलग ऑप्शंस जो हैं ये दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन और नैतिक परिवर्तन। तो जब ये सारे के सारे परिवर्तन होंगे तो उसे हम कहेंगे क्या? सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे उसे? हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। तो यहां तक का वीडियो अगर आप लोगों को मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अपने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों में, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे आपके कुछ काम के दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप अच्छे अच्छे खुशी के पल बिताते, तो उन दोस्तों को बिल्कुल भी अपने को भूलना नहीं है क्योंकि 16 तारीख को उनका भी एग्जाम है। तो आप सभी बच्चों को उन्हें भी ये वाला वीडियो शेयर जरूर करना है ताकि वो भी आपके साथ मस्त तरीके से नंबर स्कोर कर सकें और आप अगली क्लास में सब लोग एक साथ पहुंचे अच्छे नंबरों के साथ, जबरदस्त। तो उनको भी शेयर जरूर करना, नहीं तो बेचारे पीछे रह जाएंगे वो। चलो अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति परंपरागत होती है, आनुवांशिक होती है, स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। तो याद रखना जब हम सामाजिक व्यवस्था की नेचर के बारे में बात करेंगे, पूरा का पूरा समाज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी कि उसमें निरंतर तौर पर बदलाव 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 होते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अपन यहां पर कि निम्नांकित में से कौन औपचारिक मानदंड का उदाहरण है? लोकाचार है, कानून है, प्रथा है और परंपरा। तो जहां पर औपचारिक मानदंड की बात करेंगे यानी कि नियम कायदे कानूनों की बात करेंगे तो वहां पर कानून जो है आपका, ये कानून क्या है? एक तरीके से औपचारिक मानदंड का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जहां पर हर एक चीज जो लिखी हुई है उसका पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपको दंड का भागीदारी होना पड़ेगा, यानी कि आपको दंड दिया जाएगा अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं। इसलिए औपचारिक मानदंड का एग्जाम्पल कानून से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगली बात, ग्रामीण तथा नगरीय बसावट के मुख्य आधार कौन से हैं? यानी कि बात करें हम ग्रामीण बसावट और नगरीय बसावट, उनके आधार कौन कौन से हो सकते हैं जिनके आधार पर हम पैमाना लगा सके या उनके आधार पर हम उनको जज कर सके कि ये ग्रामीण है और ये नगरीय है?
क्या हो सकते हैं देखो आप, तो जनसंख्या घनत्व है ना, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, एक और दो दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोचो आप, जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा मतलब नगरीय बसावट है, कम होगा तो ग्रामीण है। कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, अगर मान लो अनुपात ज्यादा है तो नगरीय है, कम है तो ग्रामीण है। तो दोनों के दोनों आधार जो है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक और दो दोनों इसका सही आंसर होगा। अगली बात कर लेते हैं, नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो परंपरावाद है नगरीय समाज में, जनसंख्या के घनत्व में कमी होती है, वहां पर व्यवसायिक एकरूपता होती है और आर्थिक असमानताएं होती हैं। तो जब नगरीय समाज के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। मतलब जो इंजीनियर लोग हैं या जो कुछ बड़ी पोस्ट पर हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा सैलरी मिलती है, वहीं जो मजदूर वर्ग है उसको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो ये क्या है? आर्थिक असमानताएं शहरों में बहुत या नगरीय समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं गांव में जिस व्यक्ति के पास खेत है और जो खेती कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं और सबकी स्थिति लगभग आसपास ही होती है। कोई अपने आप को बहुत सुप्रीम और कोई अपने आप को बहुत नीचा प्रतीत नहीं करता ग्रामीण समाज में। वहीं अगर आप नगरीय समाज में देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति रेंज रोवर या फॉर्च्यूनर से घूम रहा है और कोई व्यक्ति बेचारा मजदूरी करके सिक्योरिटी गार्ड बन के साइकिल से अपने घर तक जा रहा है, ब्रेड का और दूध का पैकेट लेके अपने बच्चों के लिए। तो आप यहां पर डिफरेंस साफ देख सकते हैं नगरीय समाज में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं कौन सी है? संसाधनों की कमी, प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति एवं मानव निर्मित पर्यावरण का विनाश और उपरोक्त सभी। जाहिर सी बात, इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी पर्यावरण की समस्याएं हैं। अगली बात करें अगर हम के पर्यावरण और विकास का कौन सा परिणाम है? विनाश है, प्रदूषण है, पारिस्थितिकी और इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब हम पर्यावरण और विकास के परिणाम की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है वो सही होगा क्या? प्रदूषण इसका सही आंसर होगा कि विकास जब पर्यावरण को ताक पर रखकर किया जाता है तो क्या होगा? प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो जब देखा गया कि भाई भारत में इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत स्पीड में, बहुत बड़ी संख्या में सेटअप हो रही है, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जा रही हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से धीरे धीरे पर्यावरण जो है वो पॉल्यूटेंट उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्रदूषक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने 1986 में एक कानून लेकर आए वो, और उन्होंने क्या कर दिया? पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विधिवत कानून बना दिया कि अगर आपने अब किसी भी प्रकार का प्रदूषण किया तो आपको इस अधिनियम के तहत कानून सजा देगा। अगली बात करते हैं यहां पर कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि वायु प्रदूषण कहां कहां से होता है। अब वायु में कहां से प्रदूषण होगा? तो सबसे पहली चीज तो जो उद्योग हैं उनसे जो धुआं निकलेगा गंदा, उससे होगा। वाहनों से जो गैस निकलेगी, क्लियर है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इन सारी चीजों से प्रदूषण होगा। घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी और कोयले का जब प्रयोग करेंगे, अपनी अम्मा लोग ऐसा पोंगड़ी लेके फू फू ऐसे करेंगी तो धुएं से क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा बहुत ज्यादा। तो याद रखना कि यहां पर उपरोक्त सभी जो है इसका एकदम बेस्ट वाला आंसर होगा। तो वायु प्रदूषण के सारे स्रोत आपके यहां मैच होते हैं। वृक्षों की रक्षा के लिए कौन सा एक प्रमुख आंदोलन है? हरित आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा आंदोलन और चिपको आंदोलन। तो अपने को इस प्रश्न पर चिपका नहीं रहना है क्योंकि इसका आंसर ही क्या है? चिपको आंदोलन। तो याद रखना, वृक्षों की स्वतंत्रता या रक्षा के लिए चिपको आंदोलन, जब महिलाएं पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपट गई या चिपक गई तो उसको कहा गया चिपको आंदोलन। शुरुआत इसकी अमृता देवी बिश्नोई ने की, बाद में इस आंदोलन को लीड करने का काम बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान अपना दिया। अगली बात, कौन सी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं? कानूनी संस्थाएं, शिक्षा संबंधी संस्थाएं, धर्म संबंधी संस्थाएं और ये सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा क्या? ये सभी को सामाजिक तथ्यों का गठन सभी संस्थाएं करती है, धार्मिक संस्थाएं भी, शैक्षणिक संस्थाएं भी और कानूनी संस्थाएं भी। अगली बात, साम्यवाद के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो साम्यवाद के जनक के तौर पर हम जानते हैं भाई साहब कार्ल मार्क्स को। किसको जानते हैं? कार्ल मार्क्स को। तो याद रखना इनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स इनका नाम है। फ्रॉम कहां से हैं ये? तो फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से रहने वाले हैं कार्ल मार्क्स। और याद रखिएगा ये प्रसिद्ध साम्यवादी है और इनकी किताबों में आप याद रखना, एक किताब है दास कैपिटल। कौन सी किताब है? दास कैपिटल नाम की इनकी किताब है। और उसके बाद कम्युनिस्टो या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है,
साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो इनकी रचना है, याद रखना। देखो अगला प्रश्न वही आ गया, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल भी देर नहीं लगाना है, नाम बताना है। क्या? सीधा कार्ल मार्क्स। यहां पर अपने को नाम बता देना भाई साहब, 1 नंबर वाला आंसर हो जाएगा ये। अगली बात करते हैं, आत्महत्या नाम की पुस्तक लेगा। ओ भगवान, इतनी खतरनाक किताब किसने लिख दी? आत्महत्या। देखो आप, तो यहां पर है जीएस घुरिये, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम। तो याद रखना, यहां पर दुखी लोग जो है वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप इस लॉजिक से इस वाली रचना को बेहतरीन याद रख सकते हो। मैंने देखो चुटकियों में याद करवा दिया कि दुखी लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या के भागीदार होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसीलिए यहां पर इमाइल दुर्खीम जो है इस वाली किताब के महत्वपूर्ण रचनाकार हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, यहां पर द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर याद रखना, बेबर, दुर्खीम, स्पेंगलर और लाबिट। तो याद रखना, इस प्रकार की धमाकेदार रचना को लिखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दुर्खीम जैसे लोग ही हैं, या दुर्खीम जैसे समाजशास्त्रियों ने ही इस वाली रचना को लिखा है। ठीक है, तो याद रखना, जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं होती है वो लोग भी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। कि जिन लोगों की मैथ या जिन लोगों के मेथड अच्छे से लोग यूज नहीं कर पाते वो लोग भी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे इस लॉजिक से आप इस रचना को याद रख सकते हैं। ठीक है, नौकरशाही के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इस्माइल दुर्खीम और एंगल्स। तो याद रखना, इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। ठीक है, नौकरशाही यानी कि जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यानी कि जो अधिकारियों का, बड़े बड़े अधिकारियों का जो तंत्र है, जिसमें आईपीएस, आईएएस, आईएफएस सारे बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उन अधिकारियों का उस पूरी की पूरी लॉबी को हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। मतलब नौकरों में भी या सरकार के नुमाइंदों में भी ऐसे नुमाइंदे जो बहुत बड़ी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं और बहुत ताकतवर अधिकारों को लेकर और अपना काम करते हैं, उनको कहते हैं नौकरशाही। अगली बात करते हैं, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? अगेन इसका आंसर भी क्या होगा? मैक्स वेबर। आदर्श प्रारूप मतलब आइडियल जो सैंपल होता है उसकी अवधारणा को मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री कौन है? जीएस घुरिये हैं, डीपी मुखर्जी हैं, एआर देसाई हैं और ये सभी। जाहिर सी बात है, सारे के सारे भारतीय लोग हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। अगली बात करें हम यहां पर कि प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है? जैविकी अवधारणा है, सांस्कृतिक है, सामाजिक और मानवीय है। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा जैविकीय अवधारणा। क्या होगा इसका सही आंसर? जैविकीय अवधारणा। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है, डाइवर्सिटीज नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक जो है यहां पर कौन है? डाइवर्सिटीज नाम की पुस्तक को किसने लिखा? ठीक है, चलो भैया, तो इस वाली पुस्तक के लेखक डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एम श्रीनिवासन और एआर देसाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डीपी मुखर्जी ने डाइवर्सिटीज नाम की किताब को लिखने का काम किया है। अगली बात करते हैं, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेस इन डिसेंट नाम की पुस्तक किसने लिखी? जीएस घुरिये ने, एआर देसाई ने, एम एन श्रीनिवास ने और डीपी मुखर्जी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? एआर देसाई के द्वारा स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेस इन डिसेंट नाम की किताब को लिखने का काम जो है किया गया था। अब आ जाते हैं हमारे सारे के सारे रिक्त स्थान। तो अब हमें बात करनी है यहां पर रिक्त स्थानों की। तो यहां तक की चीजें आप लोगों को अगर बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, जिनको आप अगली क्लास में भी देखना चाहते हैं, अपने साथ अपनी बेंच पर देखना चाहते हैं, मस्ती खोरों को अपने साथ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो अब अपन बात करने वाले हैं यहां पर रिक्त स्थानों की। तो जिस प्रकार का हमने जोश और ऊर्जा सही विकल्पों में रखा, उसी जोश और ऊर्जा और कॉन्फिडेंस के साथ हम बढ़ने वाले हैं रिक्त स्थानों पर। और रिक्त स्थान समझिएगा कि यहां पर भी आपको बुक्स वगैरह देखने को मिलेगी, बहुत सारे समाजशास्त्रियों के नाम देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वाला चैप्टर भी आपके लिए होने वाला है बेहद जरूरी, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप सीधी सीधी बस स्लाइड को देखते जाओ। और मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 1.5 2x की स्पीड पर 2 से 3 बार देख लेना। एग्जाम में अगर फाड़ के नहीं आओ एग्जाम को तो समझ लेना आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि समाजशास्त्र शब्द का उद्भव कौन से वर्ष में हुआ था? तो जल्दी से हम बात करते हैं, समाजशास्त्र का उद्भव जो है ये किस वर्ष में हुआ था? 1838 में समाजशास्त्र का उद्भव जो है ये हुआ था। इसके बाद भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुआ? तो ये इसका आंसर क्या होगा? बंबई। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए लेकर नहीं जाना चाहता ताकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा ना हो और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो 16 तारीख को पेपर देने वाले हैं
उन लोगों के लिए ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहे ताकि वो जल्दी से रिवीजन कर सके। तो यहां पर सिर्फ हमें फैक्ट्स पर ध्यान देना है। सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक एक अनिवार्य दशा है। तो याद रखना, सामाजिक संबंधों को अगर आपको बनाकर रखना है तो अनिवार्य दशा क्या होती है? जागरूकता। मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी चीज को जानने की। अगली बात, ज्ञानोदय यूरोप में आरंभ होने वाला एक कैसा आंदोलन था? तो इसका संबंध था बौद्धिक आंदोलन से। अगली बात, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखना 1789 में, जब बास्टील के दुर्ग को जुलाई के महीने में ध्वस्त कर दिया गया था बहुत सारे कैदियों के द्वारा, और लुई नाम के राजा की पूरी जो राजशाही थी उसको खत्म कर दिया गया, और नेपोलियन बोनापार्ट जैसा लीडर जो है आगे चल के निकल कर आया। याद रखें। अगली बात करते हैं, संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई। अगली बात, सामाजिक समूह एवं सदस्यों को विभिन्न स्तरों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्तरीकरण के नाम से दोस्तों जानते हैं। जाति किस प्रकार का वर्ग होता है? तो ये होता है आपका बंद। और वहीं जब हम वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वर्ण के बारे में बात करते हैं, तो वो खुला वर्ग होता है। अगली बात, द स्टडी ऑफ मैन नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉल्फ लिंटन। चलो इसकी किताब को यानी कि इनकी किताब को भी आप नोट डाउन करके याद कर लेना। अगली बात करते हैं, परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं तथा निभाई जाती हैं। तो तथा क्या? तो परिस्थितियां जो है वो ग्रहण की जाती हैं और भूमिकाएं निभाई जाती हैं। औपचारिक नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या होता है? तो याद रखना ये होता है राज्य और कानून। ठीक है। अगली बात, परिवार में जब शक्ति, निवास, वंश, नाम, मां से चलता है तब उसे किस प्रकार का परिवार कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार। मतलब महिला जो है वो सदस्य परिवार की मुखिया होगी। संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? तो संयुक्त परिवार का मुखिया कर्ता, यानी कि कोई भी पुरुष वर्ग जो है या कोई महिला वर्ग है वो संयुक्त परिवार का मुखिया होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। दुर्खीम ने श्रम विभाजन की प्रकृति को किस आधार पर स्पष्ट किया? तो सामाजिक आधार पर स्पष्ट किया भाई साहब। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में एक विश्वास है। ये किसने कहा? तो ये कहा था टेलर ने या टॉयलर के द्वारा ये बात कही गई थी। याद रखना। अगली बात, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य की पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो भैया उसे कहते हैं राजतंत्र, जिसमें राजा के हाथ में सारा पावर होता है और जनता उस पावर को क्या करती है? सिर्फ झेलती है और राजा के आदेश का पालन करती है। अगली बात करें यहां पर, भारत में पहली शिक्षा नीति कब लाई गई? तो ये लाई गई है आपकी 1989 में। और नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई? तो के कस्तूरी रंजन की समिति की सिफारिश पर वर्ष 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लाई गई है। याद रखना। एजुकेशन एंड सोसाइटी नाम की पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है आपके दुर्खीम। ये वही दुर्खीम व्यक्ति हैं जिन्होंने मेथड नाम की किताब भी लिखी, जिन्होंने एक किताब और लिखी जिसे हम आत्महत्या कहते हैं। याद रखें। अगली बात करते हैं, संस्कृति के कौन से आयाम का संबंध आचरणों के नियम से है? तो संस्कृति के मानकीय आयाम का संबंध जो है वो इन सारी चीजों से है। मापदंड अस्पष्ट नियम है, जबकि कानून जो है वो क्या है? स्पष्ट नियम होते हैं जिनमें प्रावधान कौन से हैं वो भी लिखा होता है और उस प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड क्या होगा वो भी लिखा होता है। अगली बात, किस व्यक्ति ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटा है? तो वो व्यक्ति है कौन? समाजशास्त्री ऑर्गवन। इसके बाद बात करते हैं, क्रूबर के अनुसार संस्कृति सीखा हुआ मानव है। कैसा? तो सीखा हुआ मानव क्या है भैया? वो है व्यवहार। ठीक है, मानव व्यवहार है। अगली बात, सामाजिकरण सामाजिक किसकी प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये है एक सीख की प्रक्रिया। क्लियर है? तो सामाजिकरण सामाजिक सीख की एक प्रक्रिया है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये गिडिंग्स नाम के समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की थी। किसने? गिडिंग्स ने। अगली बात करते हैं यहां पर, पद्धति वह व्यवस्थित ढंग है जिसके द्वारा कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो किस प्रकार का अध्ययन? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें? पद्धति में। अगली बात, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन और जटिल वस्तु है। तो वस्तुनिष्ठता यानी कि बात करें हम ऑब्जेक्टिविटी जो है या सब्जेक्टिविटी जो है वो क्या होती है? कठिन और बहुत जटिल वस्तु होती है। एम.एन. श्रीनिवास ने किस प्रकार के गांव का अध्ययन किया था? तो कौन से गांव का? तो याद रखना, रामपुरा का अध्ययन जो है एम.ए. श्रीनिवास ने समाजशास्त्र के पहलुओं को बहुत अच्छे से समझने के लिए किया था। अवलोकन में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? तो अवलोकन में सर्वाधिक प्रयोग होता है हमारे नेत्रों का, क्योंकि हम आंखों से ही किसी व्यक्ति को साक्षात्कार के दौरान देखते हैं। अगली बात, जब अनुसंधानकर्ता किसी समूह की गतिविधियों में स्वयं हिस्सा लेते हुए तथ्यों का अध्ययन करता है तब इसे किस प्रकार का अवलोकन कहते हैं? तब इसे कहते हैं हम सहभागी अवलोकन। क्या कहते हैं? सहभागी अवलोकन।
सबाइबी एकता और श्रम विभाजन द्वारा समाज के सदस्यों में क्या हो जाती है, तो सबाइबी एकता और श्रम विभाजन के माध्यम से समाज के सदस्यों में सह निर्भरता हो जाती है। इसके बाद सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार को, है ना, आधार जो है किसको बाधित करते हैं, तो ये करते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, है ना। चलिए अगली बात, प्रत्येक समाज में सहयोग के साथ कौन से तत्व अवश्य रूप से पाए जाते हैं, तो सहयोग तो समाज में होता ही है, साथ में संघर्ष भी होता है। अगली बात, अपराध एक ऐसा कर्म है जो किसे तोड़ता है, तो अपराध कब होता है, जब कानून टूटता है तभी अपराध होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह सिद्धांत किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। क्लियर है, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थ्योरी है वो किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। समाज में किस प्रकार का सामाजिक तनाव का प्रतिफल है, तो समाज में जो हिंसा है वो क्या है, सामाजिक तनाव का प्रतिफल है। अगली बात करते हैं यहां पर, कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखना पर्यावरण से संबंधित है ये, तो ये है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नदी के किनारे। अगली बात है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना सन किस वर्ष से आरंभ की गई, तो नर्मदा के स्वच्छीकरण के लिए ये जो योजना है ये 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाई गई थी। इसके बाद गैस, भोपाल गैस दुर्घटना का किस प्रकार का पर्यावरण का उदाहरण है, तो ये है मानव निर्मित आपदा का उदाहरण। क्लियर है, मानव निर्मित आपदा का उदाहरण जो कब हुई थी, तो याद रखिएगा भोपाल गैस कांड जो है आपका 1980-90 के दशक में हुई थी। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया, तो यह किया गया 1972 से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो यह किया गया 1986 से। अगली बात यहां पर करते हैं अपन, मार्क्स किस चीज के प्रतिपादक थे, तो कार्ल मार्क्स जो है ये वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। ठीक है, याद रखना। अगली बात, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम कौन सा है, तो याद रखना वो है पूंजीवादी। क्लियर है, क्या है, पूंजीवादी। इसके बाद पूंजीपति तथा श्रमिकों के संबंध किस पर आधारित होते हैं, तो ये होते हैं आपके वर्ग संघर्ष पर आधारित। कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक मित्र का क्या नाम था, तो उन्हें हम एंगल्स के नाम से हम दोस्तों जानते हैं। क्लियर है, चलिए तो अब यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन यहां पर बात करते हैं कि अलगाव की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो अलगाव की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो प्रतिपादित की गई। इसके बाद बात करते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले समाजशास्त्री कौन है, तो श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है वो इमाइल दुर्खीम के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट कैपिटलिज्म नाम की पुस्तक किसकी है, तो यहां पर डॉट डॉट है और वो किताब किसकी है, वो है मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब। मैक्स वेबर का जन्म जिस देश में हुआ था उस देश का क्या नाम है, तो उस देश को हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। जर्मनी को हिटलर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हिटलर भी यहीं का रहने वाला था। इसके अलावा मैक्स वेबर के अनुसार कानूनी शक्ति क्या है, तो कानूनी शक्ति है भाई साहब यहां पर सत्ता, याद रखना यहां डॉट डॉट नहीं है लेकिन ये क्या है, सत्य, सही और बात करें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की थी जीएस घुरिये के द्वारा। किसके द्वारा, जीएस घुरिये के द्वारा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, भारत में समाज शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। जीएस घुरिये भारत के कौन से विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये रहे हैं बंबई विश्वविद्यालय में, याद रखना बंबई यूनिवर्सिटी। जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऊपर आपको सही विकल्पों में भी बताया था। अगली बात यहां करते हैं, एआर देसाई ने कल्याणकारी राज्य की आलोचना किस आधार पर तथा सोशलिस्ट दृष्टिकोण से की थी, तो याद रखना मार्क्सवादी और सोशियोलॉजिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि विचारधारा के आधार पर इसकी क्या की थी, आलोचना की थी कल्याणकारी राज्य की। रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नाम की पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो याद रखना ये लिखी थी एआर देसाई ने। बुक्स तो बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, बुक्स को तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना ही है। अगली बात, एआर देसाई ने किसके निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, तो एआर देसाई ने याद रखना जीएस घुरिये के निर्देशन में बंबई से ये वाली डिग्री जो है ये प्राप्त की थी पीएचडी की। अगली बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, तो कल्याणकारी अगर किसी राज्य को बनना है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी प्लस बात करते हैं समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं को अपनाना होगा। यानी कि बात करते हैं हम निजी और सरकारी सेक्टर दोनों मिलकर जब काम करते हैं किसी देश के विकास के लिए तो होता है कल्याणकारी राज्य यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉम्बिनेशन। एम.एन. श्रीनिवास ने गांव के अध्ययन में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य को अपनाया था, तो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो है इस तरीके के सिस्टम को क्या किया था, अपनाने का काम किया था इस परिप्रेक्ष्य को। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा
इस पुस्तक को लिखा गया बाबूजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहां पर सत्य और असत्यों से संबंधित क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा, या बात करें हम राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है, तो बात करते हैं हम स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो यह कथन एकदम कैसा है, सत्य कथन है। इसके बाद घर के सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान मातृभाषा में करते हैं, ये भी एकदम सही कथन है। मतलब घर के सदस्य जो होते हैं वो अपनी माता द्वारा सुनाई समझाई गई या सिखाई गई भाषा में ही बातचीत करते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, एकदम सत्य कथन है। और बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की पूरी पूरी शक्ति होती है, ये भी एकदम सत्य कथन है। अब हम यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका यहां पर आएगा, सत्य और असत्य में कि बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते हुए यात्री समुच्चय का उदाहरण होता है। बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करता यात्री समुच्चय का उदाहरण है, तो यह है एकदम सत्य कथन। इसके बाद जाति का निर्धारण व्यवसाय से होता है, असत्य कथन है। इसके बाद ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नाम की पुस्तक C.H. कूले की है, एकदम सही कथन है। C.H. कूले मतलब चार्ल्स H. कूले। इसके बाद परिस्थिति मनुष्य यानी कि व्यक्ति को प्राप्त होने वाला एक संस्थागत पद होता है, तो ये एकदम सत्य कथन है। क्लियर है, कैसा कथन है, सत्य कथन है। अगली बात करते हैं यहां पर कि भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, ये एकदम असत्य कथन है। नहीं भैया, भूमिका का संबंध परिस्थिति से जरूर होता है। अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है, एकदम सही, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं जाति प्रथा का। इसके बाद परिवार रक्त संबंधी समूह नहीं है, असत्य कथन है भैया। विवाह एक संस्था नहीं है, यह भी असत्य कथन है, एकदम संस्था है विवाह। इसके बाद बात करते हैं हम यहां पर विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है, एकदम सत्य कथन है। भारत में जातियों के विभाजन को मजबूत करने में अंतर्विवाह का नियम महत्व रखता है, तो याद रखना ये एकदम सत्य कथन है। इसके बाद भारत में पहली राष्ट्रीय नीति जो है 1980 में घोषित की गई थी, एकदम असत्य कथन है, क्योंकि राष्ट्रीय नीति जो है ये 1986 में लाई गई थी। इसके बाद शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो ये एकदम असत्य कथन है। क्लियर है। अगली बात, समाज शास्त्री संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं, तो ये एकदम सत्य कथन है। संस्कृति का प्रसारवादी सिद्धांत डार्विन ने दिया था, तो ये एकदम कथन गलत है, क्योंकि डार्विन ने जो है वो प्रभाविता का उत्तरजीविता का सिद्धांत यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। मोटर, रेलगाड़ी, कुर्सी, मेज, भवन आदि अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं, एकदम असत्य कथन है, भौतिक संस्कृति के हैं। परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण है, एकदम सत्य कथन है। सामाजिकरण का जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो सामाजिकरण कैसे एक जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगली बात करते हैं हम यहां पर, सामाजिकरण व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया है, एकदम असत्य कथन है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। इसके बाद सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगली बात यहां पर हम करते हैं, ऑगस्ट क्रॉम्प ने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया है, एकदम असत्य कथन है। इसके बाद डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नों की सूची प्रश्नावली कहलाती है, और उत्तरदाता जो है इसका उत्तर भेजता है, एकदम सत्य कथन है। प्रश्नावली निरक्षर या अशिक्षित लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि ये शिक्षित लोगों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति होती है। अगली बात, सामाजिक संरचना की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, एकदम असत्य कथन है। इसके बाद बात करते हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण में एक विशेष स्थान होता है, एकदम सत्य कथन है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने हेतु स्वतंत्र करता है, एकदम असत्य कथन है। नहीं भैया, बांध कर रखता है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता है, एकदम सत्य कथन है। राज्य, कानून तथा शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन का कारण है, एकदम सत्य कथन है। इसके बाद बात करते हैं, परिवर्तन हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है, बिल्कुल सत्य कथन है। समाज में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं और होते रहना चाहिए। सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, एकदम सत्य कथन है। नगर की सीमा से लगे हुए गांव को उपनगरीय गांव कहा जाता है, एकदम सत्य कथन है। शक्ति के गैर कानूनी उपयोग को हम क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं, एकदम सत्य कथन है। इसके बाद बात करते हैं, मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज होता है, सत्य कथन है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन, आवरण, एकदम सत्य कथन है। इसके बाद पारिस्थितिकी कारक यह निर्धारित करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे, एकदम सत्य कथन है। अगली बात यहां पर हम करते हैं कि पर्यावरण तथा समाज के संबंधों को कई भिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखा जा सकता है, सत्य कथन है। अस्वीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पर्यावरण की एक गंभीर समस्या नहीं है, असत्य कथन है। क्लियर है। इसके बाद सामाजिक पारिस्थितिकी पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल, कैसे नहीं होती है, प्रभावित तो होगी, तो ये असत्य कथन है। भारत एवं चीन विश्व में सर्वाधिक कार्बन एवं ग्रीन हाउस गैस निकालने वाले देश हैं, बिल्कुल सही कथन है।
इसके बाद समाज शास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाज शास्त्र में जो है वो क्या किया जाता है, समाज की ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उनके निराकरणों का अध्ययन किया जाता है, और कभी कभी ये क्रांति का भी रूप लेती है, तो क्रांति के युग की संतान भी इसे कहा जाता है। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण करके उसकी कमजोरियों को उजागर किया था, सत्य कथन है। और कैसा दिया था, साम्यवाद का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। बिल्कुल होगा, सीधी सी बात है। जब मालिक लोग क्या करेंगे, दासों का, श्रमिकों का शोषण करेंगे, तो वर्ग संघर्ष तो देखने को मिलेगा ही। अगली बात करते हैं यहां पर, प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो बिल्कुल एकदम सत्य कथन है। दुर्खीम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। आत्महत्या का वर्गीकरण एमाइल दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसी के नाम से, आत्महत्या के नाम से ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी थी। इसके बाद नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है। बिल्कुल, मतलब मुंह से बोली गई चीजों पर यह चीजें नहीं चलती है। नौकरशाही बिल्कुल लिखित और प्रमाणिक दस्तावेजों पर होता है। अगली बात करते हैं, जीएस घुरिये को भारत में समाजशास्त्र के एक संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है, एकदम सत्य कथन है। जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर नहीं मिलती है, असत्य है भैया, क्लियर है, जन्म के आधार पर ही मिलती है। इसके बाद प्रभुत्व जाति शब्द देने का श्रेय जो है जीएस घुरिये को जाता है, तो जीएस घुरिये ने यह शब्द जो है नहीं दिया था। इसके बाद एआर देसाई ने अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया है, असत्य कथन है, उन्होंने तो भैया समर्थन किया एआर देसाई ने। अगली बात करते हैं, डीपी मुखर्जी मूल रूप से अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित थे, एकदम सत्य कथन है। डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा एक परिवर्तनशील तत्व है, यह भी एकदम सही कथन है। इसके बाद श्रीनिवास ने जिस रामपुरा गांव का अध्ययन किया हुआ उत्तर प्रदेश में स्थित है, एकदम असत्य कथन है, क्योंकि ये रामपुरा जो है, ये है कर्नाटक के मैसूर के पास, कर्नाटक का मैसूर जिला, ठीक है, कर्नाटक के मैसूर जिला में है। इसके बाद एमएन श्रीनिवास भारतीय गांव का प्रमाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री हैं, बिल्कुल गलत बात है भैया, और लोगों ने भी अध्ययन किया। इसके बाद बात करते हैं एक शब्द और वाक्य में उत्तरों से संबंधित प्रश्नों की। तो एक शब्द और वाक्य में उत्तर में सबसे पहले आता है, समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है? ऑगस्ट कॉम्ट को हम समाजशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसने कहा था? मैकाइवर और पेज ने कहा। भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई थी? बंबई में हुई थी भैया, ठीक है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सी राइट मिल्स, है ना। तो बात करें हम, यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर इन्हें जुड़वा बहनें किसने कहा? तो ये कहा भैया क्रोबर ने। इसके बाद सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा, इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति बाकी के देशों में भी पहुंची। फॉकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है समनर ने। और समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह विचार किस विद्वान का है? मैकाइवर के द्वारा यह विचार दिया गया था, और मैकाइवर ने पेज के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी जिसे कहा जाता है सोसाइटी। अगली बात यहां पर करते हैं हम, किस समूह में परस्पर घनिष्ठता और सहयोग की भावना होती है? तो प्रारंभिक समूह यानी कि प्राथमिक समूह। सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य स्वरूप कौन से हैं? तो बंद और खुला स्तरीकरण। परिस्थिति को प्रदत्त तथा अर्जित रूप में किसने विभक्त किया है? तो रॉल्फ लिंटन ने जो है विभक्त किया है, किसमें? प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त मतलब जो पहले से मिली हो, अर्जित मतलब जो कमाई हुई हो। समाजशास्त्रीय अर्थ में सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो ए रॉस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अगली बात, परिवार सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार का साधन है? तो यह है एक अनौपचारिक साधन। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यह है बेस्टर मार्क, क्लियर है। अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अंतर विवाह। इसके बाद ऐसे नातेदार जिनमें प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्राथमिक नातेदार। और प्राथमिक नातेदारों के जो संबंधी होते हैं उन्हें द्वितीयक नातेदार, और द्वितीयक नातेदारों के जो प्राथमिक संबंधी होते हैं उन्हें तृतीयक नातेदार कहा जाता है। अगली बात आती है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है 2000 और 2001 के आसपास से, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता। संस्कृति को भौतिक तथा अभौतिक विभागों में विभाजित करने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है? तो वो है भैया ऑर्गवर्न। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? डीपी मुखर्जी। इसके बाद बात करते हैं, इदम अहम परा अहम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो वो की है सिगमंड फ्राइड ने। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज का सदस्य बनना सीखते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसे जरूर जरूर लाइक करिएगा, और अपने बहुत अच्छे अच्छे जो दोस्त हैं आपके, जिनको आप अगली क्लास में अपने साथ में देखना चाहते हैं, उनके बीच में भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिएगा आप सारे दोस्त।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी जरूर जाइएगा। इसके बाद व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और परिस्थिति के साथ जुड़े अधिकारों और उत्तरदायित्वों को क्या कहा जाएगा, तो उनको सामाजिक भूमिकाएं कहा जाता है। अगली बात करें, एस.सी. दुबे ने क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत किस गांव का अध्ययन किया था, तो इन्होंने किया था समीरपेट गांव का अध्ययन। और याद रखना ये कहां पर है, तो ये है आपका तेलंगाना के पास। कहां पर है आपका, ये तेलंगाना के पास है समीरपेट नाम का गांव। इसके बाद सहभागी अवलोकन नाम का शब्द जो है ये किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये लिंडमैन के द्वारा प्रयोग में लाया गया। इसके बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी, एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह विचार किसका है, मैकाइवर का है। अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। यांत्रिक और सावयवी एकता में अंतर किसने स्पष्ट किया, तो दुर्खीम के द्वारा यह बताया गया, एमाइल दुर्खीम के द्वारा यह बताया गया। जब एक वर्ग पूरी तरीके से आनुवांशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जाति कहते हैं। किसके अनुसार समाज में जहां वर्ग विद्यमान होता है वहां सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता, यह किसने कहा है, तो यह कहा भैया कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद किस विचारक ने सत्ता को चमत्कारी, परंपरागत और वैधानिक जैसे 3 भागों में विभाजित किया है, तो ये है भाई मैक्स वेबर। इसके बाद सफेद पोश अपराध की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की, तो ये की है सदरलैंड ने। गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। और किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय के नाम से संबोधित किया है, तो वो है रेडफील्ड। इसके बाद जिस नगर की आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे महानगर कहा जाता है। अगली बात, ऐसा परिवर्तन जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है उसे क्या कहते हैं, उद्विकास। भोपाल औद्योगिक घटना के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC। पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो परिधन आवरण। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो पार्क और वर्गेज ने। पेड़ों के काटे जाने के कारण वन क्षेत्र में कमी को क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहा जाता है। किस समस्या का समाधान करने के लिए सतत विकास की अवधारणा विकसित हुई है, तो ये हुई है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। वर्ग संघर्ष अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे भैया कार्ल मार्क्स। नौकरशाही की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो ये की थी मैक्स वेबर ने। अगली बात करते हैं हम समाज में श्रम विभाजन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, तो ये है एमाइल दुर्खीम। एक और किताब इनकी आत्महत्या। उस समाजशास्त्री का नाम लिखे जिसने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया, एमाइल दुर्खीम ने। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, तो वो है सामाजिक क्रिया। भारत में जाति एवं प्रजाति नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है G.S. घुरिये। अगली बात करते हैं यहां पर रिमेंबर्ड विलेज नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है एम.एन. श्रीनिवास ने। G.S. घुरिये ने मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो उन्होंने 6 विशेषताएं बताई। भारतीय परंपराओं में परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत किस विद्वान ने दिया, तो ये दिया है A.R. देसाई ने। D.P. मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया, तो वो है समाजशास्त्र। अगली बात करते हैं अपन सही जोड़ियों का मिलान अपने को करना है। तो सही जोड़ियों में आप यहां देख लीजिएगा रामपुरा, कैल्विनबाद, प्रिमिटिव कल्चर और ये सारी की सारी चीजें। तो रामपुरा का संबंध यहां किससे है, कैल्विनबाद का संबंध किससे है, खुला विस्तारीकरण का संबंध किससे है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रामपुरा जो संबंध है वो है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा अध्ययन किया जाने वाला गांव। कैल्विनबाद क्या है, ये प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित है। प्रिमिटिव कल्चर किसने लिखी, एडवर्ड बी टॉयलर ने लिखी। द गोल्डन बॉब किसने लिखी, जेम्स फ्रेजर ने लिखी। परंपरागत समाज जो है वो ग्रामीण समुदाय में होता है। खुला स्तरीकरण कहां होता है, वर्ग व्यवस्था में होता है। और अधिकारियों के प्रकार जो है ये नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपकी अगली सूची है अंता समूह, भा समूह, ऑर्गन, सोशल कल्चर, वायु प्रदूषण, नौकरशाही, डायवर्सिटी और भारतीय राज्य की प्रवृत्ति। तो यहां आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो अंता समूह, भा समूह जो है वो समनर ने इसको डिस्क्राइब किया। ऑर्गवान जो है इन्होंने सांस्कृतिक विलंबता जो है इसका सिद्धांत दिया। सोशल स्ट्रक्चर जो है मर्डोक ने लिखी है किताब। वायु प्रदूषण जो है जंगलों के कटान से संबंधित है। नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी। और डाइवर्सिटी नाम की पुस्तक 1958 में D.P. मुखर्जी ने लिखी। भारतीय राज्य की प्रकृति जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु, अप्रत्यक्ष सहयोग, सदस्यता समूह, संदर्भ समूह, माता पुत्र, आत्मचेतना का सिद्धांत और अपराधी जन्मजात होते हैं। ये सारे सिद्धांत किसने दिए, तो देख लो आप कि समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु जो है वो सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। अप्रत्यक्ष सहयोग जो है श्रम विभाजन में होता है। सदस्यता समूह और संदर्भ समूह जो है मर्टन ने डिस्क्राइब किया। माता पुत्र जो है प्राथमिक नातेदार हैं। आत्मचेतना का सिद्धांत जो है वो मीड से संबंधित है। और अपराधी जन्मजात होते हैं, ये लम्ब्रोसो के द्वारा कहा गया। अगली बात आती है आपकी सूची एक और है स्वरूपात्मक संप्रदाय, अंतःबाह और भूमिका संघर्ष, डाक द्वारा भेजी गए प्रश्न पत्रों की सूची। और यहां पर है आपका अप्रत्यक्ष सहयोग और दुर्खीम। तो यहां अगर आप देखेंगे तो स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है वो सिमेल से संबंधित है। अंतःबाह समूह जो है वो समनर ने बताया। भूमिका संघर्ष जो है कामकाजी पत्नी की अनेक भूमिकाओं में आती है। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नों की सूची प्रश्नावली कही जाती है। अप्रत्यक्ष सहयोग श्रम विभाजन में होता है। और दुर्खीम जो है वो फ्रांस से संबंधित है। इसके बाद
खुला स्तरीकरण, प्रत्यक्ष सहयोग, आत्मनिर्भर दर्पण का सिद्धांत, मेलानोव्स्की, लैम्ब्रोसो, वायु प्रदूषण और नौकरशाही की अवधारणा। अगेन फिर से वही चीजें रिपीट हुई हैं, एक बार आप देख लो कि खुला स्तरीकरण जो है वर्ग व्यवस्था में आता है, प्रत्यक्ष सहयोग फुटबॉल टीम में आता है, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूली ने दिया, मेलानोव्स्की जो है वो ट्रोवाइट द्वीप से संबंधित है, लम्ब्रोसो जो है अपराधी जन्मजात होते हैं ये सिद्धांत दिया। इसके बाद वायु प्रदूषण जो है जंगलों के कटान से संबंधित, नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा दी गई। तो यहां पर बच्चों ये थी हमारी आज की पूरी 11th क्लास सोशियोलॉजी की ऑब्जेक्टिव वाली कंप्लीट मैराथन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म का प्रयास कैसा लगा। आप सभी बच्चों के लिए 16 तारीख के आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एग्जाम में जाएं और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन जो है इन सारे के सारे वीडियोस को देखकर और अपनी मजबूत तैयारी के दम पर कर सकें। तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ आपके एग्जाम के बाद। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।